रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी हर दिल अजीज़ शख्सियत फ़ख्र कश्मीर फर्जंद पुंछ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे पास मौजूद है। सर साहब का बहुत शुक्रिया जी, आपने सबसे पहले तो हमें टाइम दिया, आपको बड़ा शुक्रिया। डायरेक्ट आएंगे जी काम की तरफ। और आप आए हैं जी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद फर्स्ट टाइम पुंछ के दौरे पर हैं। बाग में तो बहुत कुछ दिया है, हल्का नंबर 5 की महरूमियत कब दूर होगी सर? आरोन साहब, बात यह है कि आपका शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आए, लेकिन आप भी एक मिजाज से कम नहीं है। मैं हमेशा जब भी देखता हूँ कि आप जो ये जदोजहद कर रहे हैं, तो पहाड़ों में जदोजहद और आप जैसा मिजाज तो मुश्किल काम है, इतनी आसानियाँ नहीं होती। बाग के हवाले से अभी कोई हमने ज़्यादा वहाँ पे ऐलानात नहीं किए। बाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होने वाली हैं, क्योंकि टूरिज़म के हवाले से वहाँ पे अभी हमने कोई ज़्यादा बात नहीं की, चूँकि टूरिज़म आज बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों ने एक सोशल मीडिया के अंदर एक तख्ता मश्क बनाया। बाग में आपको पता है कि जितनी बड़ी पीक्स हैं आपकी, उसमें टूरिज़म के हवाले से बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसी तरह हमारा रावलाकोट में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। रावलाकोट हो, बाग हो, हवेली हो या सदनती हो, ये कोई अलग जगह नहीं है, बुनियादी तौर पर एक ही जगह। और मेरे लिए ये सारी जगह अपने घर है। रावलाकोट भी इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की और स्पेशली हिल स्टेशन बनेगा। टूरिज़म के हवाले से बहुत पोटेंशियल मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ खाई गला हो, जीरा हो, हर जगह के ऊपर ये चूँकि हमने पूरी रियासत को लेके चलना, तो आपके लिए ये है कि किसी जगह पे कैडेट कॉलेज का बनना, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा कैडेट कॉलेज सदनती है, जब से वो बना है उसका आप कंट्रीब्यूशन देखें कि उससे पहले कितने आपके ऑफिसर कमीशन अफसर होते थे और उसके बाद कितने लोगों ने लिया। इदारों में चूँकि बुनियादी तौर पे अक़वाम की तामीर और तरक्की में इदारों का बुनियादी तौर पे रोल होता है। इदारे अच्छे बनाने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में जो हमारी रवायती तालीम में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा बोझ है आज़ाद कश्मीर की इस सिस्टम और हुकूमत के ऊपर, लेकिन वो उस लेवल की तालीम दी नहीं जा रही है, दे नहीं पा रहे। उसमें असातिज़ा का भी कसूर नहीं होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो वो इसलिए आगे जाते हैं कि वो टीचर बनता है कि जिसको पैशन होता है, बचपन से ही उसको ये होता है कि मैंने टीचर बनना है। जिस तरह दूसरे माशरों में को बचपन से बच्चा कहता है मैंने पुलिस अफसर बनना है, मैंने आर्मी अफसर बनना है, मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ये है कि जो टीचर है वो बेचारा कहाँ जाए, आपने उसके लिए कौन से एवेन्यूज़ रखे हुए हैं कि वो कहीं और जा सके। तो चूँकि माशरे का जो जबर है उसको मजबूर करता है कि वो टीचर बन जाए, लेकिन अगर उसकी तबीयत के अंदर कोई मिलान नहीं है, रुझान नहीं है, पैशन नहीं है, चूँकि काम होता है पैशन के साथ। रोज़गार तो आपका है ही है, लेकिन पैशन जहाँ पे शामिल हो जाए तो वहाँ अच्छी डिलीवरी होती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी जो सरकारी सतह पर तालीम दी जा रही है, हम ये समझते हैं कि हम लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं। हर जगह पे लोगों के मुतालबात भी हैं कि स्कूलों की अपग्रेडेशन की जाए। अभी कोई ऐसी हम करने नहीं, लेकिन इसमें ब्रांड स्टार्मिंग की हद तक हमने इसको जहन में रखा है कि इसको कैसे पब्लिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट के तहत आगे ले जाया जाए। चूँकि 5 या 10 मरला के अंदर जो लोग पढ़ाते हैं, अगर वो बच्चा 80 या 90% मार्क्स ले जाता है, हमारे सरकारी स्कूल तो एकड़ में हैं, उन एकड़ के स्कूलों के अंदर जो डस्ट है, जो गर्द गुबार है, एक हमने वहाँ पियन रखा होता है, वो कितने इलाके की सफाई करेगा। आप अगर सरकारी स्कूलों के टॉयलेट्स में जाएँ तो मेरा ख्याल है जिस बंदे को ये हो कि मैं मतलब ज़िंदगी से बेजार हूँ, तो वो उस टॉयलेट में जाना चाहेगा, क्योंकि एक आदमी कहाँ सफाई करेगा, किन हालात से नबरदारमा। तो इसमें सरकारी स्कूलों के हालात बड़ी नागुफ्ता भी हैं। कई जगहों पे मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ठीक है मिसाइल है, मुझे बाग में एक ऐसा स्कूल भी देखने को मिला कि 1928 में महाराजा ने कैसे बना लिया था। प्राइमरी था, आज भी प्राइमरी है। एक 49 में था, वो आज भी प्राइमरी है, उस वक्त भी प्राइमरी था। ये कोपरा में वो एक स्कूल था। बुनियादी तौर पर सरकारी सतह पर हम ये चीज़ जानना चाहते हैं, लेकिन जो 10 मरले में जो एजुकेशन दी जा रही है वो 4 एकड़ के स्कूल में क्यों नहीं दी जा सकती। इसमें कुछ माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि मेरी तबलीग करने से या कोई ऐसा फ़लसफ़ा में दे दूँ तो मैं कहूँगा कि ठीक हो जाएगा। असातिज़ा की अपनी मजबूरियाँ हैं, उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चूँकि उनको पता है कि हमारे स्कूलों के क्या हालात हैं। लेकिन हमें इसके अंदर एक कोशिश ऐसी करेंगे कि देखें, अभी हमारे पास एक तजवीज़ आई थी कि कोटा सिस्टम ख़त्म करें। मैं आज यहाँ की बात नहीं आज़ाद कश्मीर की, मैं अपने मुल्क के अंदर हमेशा से कहता हूँ कि आप कोटा तब ख़त्म करें कि जो HSN के अंदर जो तालीम दी जा रही है, जो बरनाल के अंदर दी जा रही है, जो सादिक पब्लिक स्कूल के अंदर दी जा रही है, वो मुस्लिम हाई स्कूल में भी दी जाए।
मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 1 और नंबर 2 पिंडी के अंदर एकर्स में है। आप उनके जाके दर दीवार की खस्ता हाली उसकी खुद आपको एक दास्तान सुनाते हैं कि स्कूल के किस तरह का रैम मांगता है ये स्कूल कि मुझ पर भी रैम करो। तो आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि एक बच्चे के अंदर मियाँदाद बनने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद हो, लेकिन वह बदकिस्मती से हजीरे के ऐसे गाँव के अंदर पैदा हो जाए कि न वो यूसी लेवल पे खेले, न तहसील लेवल पे खेले, न ज़िला लेवल पे खेले, वो मियाँदाद कैसे बनेगा? तो ये माशरे तब आगे बढ़ते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। कोटा तब ख़त्म कर सकते हैं कि आपका करिकुलम निसाब एक जैसा हो, लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये अभी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ऐसे काम इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो बेहतर होगी। नसाब की आपने बात की है, और नसाब अगर एक हो जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। तो आपकी हुकूमत नसाब को एक करने के लिए कुछ कर रही है? देखिए, निसाब की जब तक आप बात करते हैं ना, तो यहाँ चूँकि 2-3 तरह के एजुकेशन सिस्टम रह गया कि हमारे इस्लामी मदरसे हैं जो एक वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की भी 2-3 किस्में हैं। एक ये है कि वो जो कहते हैं हम कैम्ब्रिज के साथ हम एफिलिएटेड है, कोई कहता है हम ऑक्सफोर्ड के साथ एफिलिएटेड है। किसी ने खुद भी यूरोप के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं कि गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुली हुई है, और आप बात करिए कि हमारे लोग वहाँ से कोई PhD या मास्टर का फ़लसफ़ा लेके आते जब तक ज़बानी, लेकिन अगर आप उनसे पूछे कि PhD कौन से की थी, वो कहते हैं डिग्री गुम हो गई। उन मुल्कों में भी, लेकिन उन मुल्कों की ज़रूरियात और आपकी ज़रूरियात में बहुत सारा फ़र्क। वहाँ पे माशरा बहुत सारी चीज़ों में अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुँच चुका है, ये सैचुरेशन हो चुका है। हम अभी बुनियाद पे, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्टिमम तो बात सवर ही नहीं है। हमें जो बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट है और इस वक्त जो दुनिया जिस तरफ फोकस की है वो टेक्नोलॉजिकल वार है बिटवीन अमेरिका और चाइना। जब टेक्नोलॉजिकल वार अमेरिका और चाइना के दरमियान है, उस दौड़ के अंदर हम सिर्फ मुंह ऊपर करके आसमान की तरफ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं, इनके पास हिदायत हो कि ये जो कौम इनकी तरफ देखती है, जो आम आदमी इनकी तरफ देखता है, उसके लिए कैसे हम सोच सकते हैं, उसकी कैसे तशफ़ी हो सके, तसल्ली हो सके, दिलजोई कैसे हो सके। और आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ है कि यहाँ का बच्चा सुबह अच्छे कपड़े पहन के माँ का बनाया हुआ नाश्ता करके जाए, बहन का बनाया हुआ नाश्ता करके जाए, और वापस लंच आके या डिनर एटलीस्ट अपनी फैमिली में करे। आपने आज तक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं किया। वो रगड़ शगड़ के कोई मतलब सरकारी वो ले लेता और उसके अंदर जॉब मिलेगी, वो जॉब उसकी क्वालिफिकेशन के साथ ब्लेंड है नहीं ब्लेंड है, पहुँच जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हारून साहब बहुत शॉर्ट इंटरव्यू में तो नहीं, और ये कुड़ने की हद तक है, मतलब तकलीफ़ होती है अंदर से कि कौन करेगा। अब आप मुझे कहेंगे कि तू प्राइम मिनिस्टर तू नहीं कर सकता तो कौन करेगा, लेकिन बात यह है कि आपके माशरे की जो गुत्थियाँ हैं ना, ये इतनी ईजी नहीं है कि उसको हर तरह से जहाँ से आप सुलझाना चाहे सुलझ जाए, और जो गुत्थियाँ बना के उनके लिए दुआ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि बेहतरीन। अच्छा, बड़ा शुक्रिया सर। लेकिन एक बड़ी ख़ास बात पूछनी है, और वो बात की पूछनी है क्योंकि हमारे ख़ास तौर पर पुंछ में एक अजीब सी सूरत हाल है कि कोई छोटी सी बात भी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। जैसे कि पिछले दिनों भी हालात ऐसे हो गए कि हड़तालें हुई, और जो सूरत हाल 15वीं तरमीम क्या चीज़ है, ये ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आप। 15वीं तरमीम क्या है, उसमें क्या लिखा है ऐसा कि जैसे ही वो तरमीम आने की पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन ये थी कि वहाँ आप वॉकआउट करके बैठे हुए थे, इधर कुछ लोग आपके खिलाफ हड़ताल करके बैठे हुए थे, समझ नहीं आ रही थी वो क्या है ये क्या है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसइंफॉर्मेशन है, ये क्या है, ज़रा बता दीजिएगा व्यूअर्स क्योंकि देखना चाह रहे हैं। देखें, पहाड़ों के अंदर क्योंकि अब तो काफ़ी हद तक सड़कें और कम्युनिकेशन है, हमारे इन पहाड़ों के अंदर किस्सा कोई देवमालाई जो स्टोरियाँ होती हैं वो बहुत बयान होती हैं। सही। चूँकि लोगों के पास टाइम बहुत होता था तो इस तरह के किस्से कहानियाँ, और उन किस्से कहानियों में अक्सर आपने देखा कि द्रोह कोई आपको हकीकी किसी इस्लामी वाक़े के हवाले से किसी ने नहीं बताया होगा कि नूरुद्दीन जंगी ने क्या किया था, वो कौन से आया था, क्या कारनामे थे। या झूठे किस्से सुनाए जाते हैं कि बादशाह था, बादशाह ये करता था, मलका ये करती थी। झूठी स्टोरियों के अंदर चूँकि हमारे माशरे में एक जो चीज़ मैं ये समझता हूँ कि नेगेटिव माइंड का सेट होना, आप देखेंगे कि अक्सर किसी की कोई नेगेटिव खबर हो, वो बेशक कितनी बेसलेस क्यों ना, उसको हम फैलाते हैं, और उसको फैलाए ना जब तक हमारे पेट की गैस कम नहीं हो सकती, उसको चैन नहीं आएगा कि ये किस्सा मैंने अगले तक क्यों नहीं पहुँचाया। लेकिन जो हकीकी को अच्छी खबर होगी, जो पॉजिटिव माशरे के अंदर कोई अच्छा इम्पैक्ट कर सकती होगी, वो खबर हम आगे प्रमोट नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे 15 अमेंडमेंट की जो बात कर रहे हैं उनसे को पूछे कि आप कितनी अमेंडमेंट से आज तक वाकिफ़ हो, और जो 74 का एक्ट है प्रोविंशियल
ये प्रोविजनल एक्ट जो गवर्न करता है आज़ाद कश्मीर के मामलात को, आप इससे कितने वाकिफ़ हैं? या पाकिस्तान का जो 73 का आइन है जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस हुआ था, उसके कौन कौन से सेक्शंस आपको याद हैं? आइन के अंदर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। हमारा जो वफाकी आइन है उसमें भी रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी थी और उसमें 18वीं तरमीम के नतीजे में सुबह को काफ़ी सारे इख्तियारात मिले थे। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिस चैलेंज से मतलब हम दो चार है वो ये कि पिछली जो PMLN की गवर्नमेंट थी उनके 34 फ्लैग होल्डर थे। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ एक लोगों की एक बड़ी तादाद होती है, चलते हैं, जब हुकूमतें आती हैं वो एडजस्टमेंट भी मांगते हैं। और फिर आज़ाद कश्मीर में सिर्फ इस वजह से नहीं कि इसको झंडा लगाया जाए, हकीकत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे महकमे बनने इंतहाई ज़रूरी हैं। 4-6 महकमे का मैं बहुत दफ़ा आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि उसके आपके एडवाइज़र हों, स्पेशल असिस्टेंट हो या वज़रा हो, उसके बगैर ये महकमे चलेंगे। हमारी ख्वाहिश ये थी कि 15 अमेंडमेंट की तरफ हम जब जाएँ तो जो हमारे ऊपर ये पाबंदी लगी हुई है कि हम इतने मशीर या इतने 24 वजारतें हैं, 16 वज़ीर हैं आपके पास, तो उन लोगों को साथ हम लेके चले। और हमारे 32 मेंबरान असम्बली हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फ्रॉम द डे वन इंटैक्ट है। और उसमें अपोजिशन भी काफ़ी हद तक ये बात अंडरस्टैंड करती है, कल किसी और की हुकूमत भी हो सकती है। तो जो लोगों में ये जो किस्सा सुनाया गया, धरोहगोई की गई कि 15 अमेंडमेंट के नतीजे में टूरिज़म का बुनियादी तौर पे हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि जी टूरिज़म के ऊपर तो आप बातें कर रहे थे कि टूरिज़म का महकमा बना है 1961 में, इसका एक इंस्पेक्टर था। आज आप पिछले कई सालों से ये किस्सा सुनते हैं कि जी टूरिज़म के ज़रिए इनकलाब बर्पा करेंगे, हम तारे तोड़ेंगे, हम दूध शहद की नहरें लेके आएंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास अगर एक बंदे के पास $10 करोड़ है, तो आपके पास कोई ऐसा दफ्तर है कि जिसमें वो $10 करोड़ वाला आके बैठे और आपके पास वो जो सामने बैठा हो उसको ये लगे कि ये बंदा इस काबिल है कि मैं इसके साथ बात करूँ। दुनिया के मॉडल समझने के लिए पिछले कई दिनों से मैंने कहा कि अमेरिका जैसा मुल्क $2-3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर पासपोर्ट देता है। जो वर्ल्ड फाइनेंशियल कैपिटल है ब्रिटेन, वो पासपोर्ट देता है। दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट इस वक्त माल्टा का है, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े रूलिंग कंट्रीज़ और 108 मुल्कों का जो है वीज़ा फ्री पासपोर्ट है माल्टा का, जो नंबर 1 पे इस वक्त रेटिंग है। अब बात यह कि उन मुल्कों में भी कोई भी $5 मिलियन से नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कैरेबियन आइलैंड्स है या दूसरी जगह है, उसमें तो आपका $1-2 लाख पे ना सिर्फ आपको पासपोर्ट मिल जाते, बल्कि हमारे कई लोग उन मुल्कों के वज़राए आज़म के, सदर, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र भी बन बैठे। चूँकि 2-4 लाख की आबादी है। कैरेबियन आइलैंड्स के लोग पासपोर्ट इसलिए लेते हैं कि अमेरिका के अंदर टैक्सेशन आप दुनिया में कहीं कमाएंगे आपको डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले अमेरिकन ने शुरू किया, आज भी सबसे ज़्यादा नंबर 1 अमेरिकन हैं जो कैरेबियन पासपोर्ट लेते हैं। अब बात यह कि इन लोगों को समझ नहीं आई कि वो अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी क्या करने जा रही है। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि मैंने पंजाब में चूँकि ये काम किया, जब सारी चीज़ें करने के बाद वफाकी गवर्नमेंट को ये समझ आई तो वहाँ पे मैं था, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब में और हमारे डॉक्टर सलमान शाह थे जो कि उनका वफाक का एक्सपीरियंस था, हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ थे और हमारे चेयरमैन PND थे। हम पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कैसे एनवायरनमेंट हो सकता है। हमने कहा कि जब तक आप रोलिंग स्टोन रखेंगे, एक इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि आज मैं उसको किक मारूँ वहाँ जाए, रोलिंग स्टोन बनने को कोई तैयार नहीं है। 1 विंडो ऑपरेशन होगा, कॉरपोरेट कल्चर होगा, जिस दफ्तर में दाखिल हो को ग्लेजिंग किस्म की साफ़ सुथरी या मकड़े के जाल बने हुए तो मौका तो ये कि कौन लोग बैठे हुए, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें। कभी आपके पास आके $50 बिलियन तो मैं ये समझता हूँ कि लगाए। हमने प्रोजेक्ट इन नामसाइद हालात में अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी में लगवाए भी। मैं एक प्रोजेक्ट करा के आया था, उसके अभी पंजाब गवर्नमेंट को $50 करोड़ ट्रांसफ़र हुआ। मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत थी, जो बेसिकली वो टूरिज़्म अथॉरिटी थी, उसका मकसद था कि 1 विंडो, उसके ऊपर एक चीज़, वो ड्राफ्ट हमारे पास आया नहीं था, उसमें एक चीज़ के ऊपर एतराज़ात किए गए। वो बात भी रिकॉर्ड पे आया कि जी फ़ौजियों ने कहा जी कि फ़ौजी नुमाइंदगी क्यों। मैं ये समझता हूँ कि आप छोटी सोच के मालिक होते हैं ना, तो आपको छोटी बातों में कि जी फ़ौजियों का नुमाइंदगी क्यों है। सियालकोट में आपके 2 डिव हैं, आपके मुल्क में एज़ पर रिक्वायरमेंट इदारे डिसाइड करते हैं। तो सियालकोट जैसे शहर में जब 2 डिव हैं वहाँ पे, तो यानी 2 मेजर जनरल वहाँ पे बैठते हैं, तो हर दूसरी गाड़ी फौजी गाड़ी है। आज़ाद कश्मीर में मैंने कई दफ़ा लोगों को तकरीरों में मना किया कि अल्लाह के बंदो,
तुम लोग कहते हो कि ये फ़ौज उधर बना के कॉलोनी अच्छी जगह पे आ गई, तो ये फ़ौज नहीं होगी तो तुम्हें छोड़ेगा वो, तो आके एक नवाला बना के ले जाएगा तुम्हें। फ़ौज से तुम लोगों को क्या तकलीफ है? ये फ़ौज फिर आज़ाद कश्मीर में नहीं, मैं एक सियालकोट की मिसाल दी, आप उकाड़ा की तरफ जाएँ, उकाड़ा में जब एक्सपोज होते हैं आप, उसके अंदर कसूर में जाएँ जहाँ पे आप ये कि मतलब है ऐसी ऐसी जगह चूँकि लोगों ने मुल्क देखा हुआ ही नहीं है ना, ये जेलों से आगे गए, तो इसमें इनको ये था कि फौजियों ने जो सीट मांगी होगी उस अथॉरिटी में, व्हाट आई कैन परसीव, मतलब है कि एज्यूम के जो उन्होंने मांगी होगी वो बाई वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन होती है। यानी कोई भी आदमी बहुत दफ़ा गवर्नमेंट ऑफिसर होता है तो वो उस सीट की वजह से उस इदारे में मेंबर होता है। वो भी समझे कि आज़ाद कश्मीर के सिस्टम को सेफ गार्ड कर रहे थे। वो कैसे सेफ गार्ड कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा एलिमेंट जो एंटी स्टेट हो सकता हो, एंटी कंट्री हो सकता है, तो उसको रोका जाए कि हो सकता है कोई डिसीजन। लेकिन ये कोई ऐसी बात थी कि इसका सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान या वो तो मचा दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि आपने अगर अपने हालात सुधारने हैं, इसलिए शायर मशरक़ ने कहा था, ये कुरान का उसूल है कि खुदा ने आज तक उस काम की हालत नहीं बदली जिसको न हो ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। रूहानी तौर पे थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो लोग ठीक कर सकेंगे। आप जिस हालात में उसी में रहे। यहाँ पे तो सर पोजीशन यहाँ पे आ गई थी कि बाकायदा कंपेन चल रही थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि कश्मीर जो है वो तनवीर इलियास ने बेच दिया है। यहाँ डायरेक्ट कहते थे, वेरी फ्रैंकली मैं कह रहा हूँ, माजूर चाहूँगा अगर बुरी लगेगी आपको, लेकिन लोग ये कह रहे थे और नाज़रीन आप भी देख रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे कह रहे थे तनवीर इलियास ने बेच दिया है। मैं इसीलिए आया हूँ कि आज पता चले कि तनवीर इलियास ने बेच दिया है या तनवीर इलियास ने दफ़ा किया। आप ही बताइए सर। मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं इंशाल्लाह उनके साथ तकसीम करूँगा जब वो चीज़ बिके ना। बात यह है कि मेरी जो अपनी ज़ाती रिटर्न आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास, चूँकि हमारा ग्रुप हमारा फैमिली कंपनियों के थ्रू बिज़नेस करता है और उसमें हमारे फैमिली के जितने मेम्बरान होते हैं वो उसमें डायरेक्टर होते हैं। हम इंडिविजुअल बिजनेस नहीं करते, तो ग्रुप की जो होती है रिटर्न वी आर नॉट बाउंड कि वो हम सबमिट करें गवर्नमेंट को, चूँकि वो ग्रुप का बिजनेस है। लेकिन मैंने जो अपनी इंडिविजुअल हैसियत में जो मेरी टैक्स रिटर्न है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास जमा है, इलेक्शन कमीशन में सबमिट होती है, वो देख लें। अगर कोई बहुत बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि सुपर नेचुरल आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं अपनी मेहनत पे, मुझे अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है, मैं उनको अपनी दौलत नहीं सिर्फ लोगों को ये बता रहा हूँ कि बेचने बटाने की बातें करने वालों, पिछले 75 साल में ना तुमने ऐसी रिटर्न देखी है ना आइंदा 75 में ऐसी रिटर्न देखोगे। अच्छा सर, आखिरी बात है क्योंकि टाइम महदूद है, आपसे लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। मतलब जिस तरह इमरान खान साहब आए थे तो लोगों को एक रोशनी मिली, सब लोग उसी तरफ चल पड़े। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी पोजीशन है कि जब आप आए, क्योंकि आप एक रवायती सियासतदान नहीं थे, आप आए हैं और लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की। डायरेक्ट बताइएगा तब्दीली कब आएगी? देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से भी मैंने यही कहा कि देखिए आपका सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा था। सर्कुलर डेट को सिंपल अंदाज में गर्दिशी कर रहा है। अब जब आपका पैसा मूव कर रहा होता है, आपकी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स आते हैं फौरी तौर पे कि इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं खुद भी खान साहब के साथ बैठ के कई दफ़ा कहता था कि जी हमें डिलीवर करना होगा, एक आम आदमी की हमसे आस और उम्मीद है। तो हमें ये नहीं कि हम आपको अपनी लेयर में पड़े हुए थे, लेकिन चीज़ें हाथों पर सरसों नहीं आ सकती। अब आप ये देखें कि तारीख की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन इस वक्त 7,000 ट्रिलियन खान साहब की गवर्नमेंट जब गई तो 6,000 ट्रिलियन हो चुका था। खान साहब की क्रेडिबिलिटी ये है कि उनसे लोग सीधे नहीं मांगते, खान पे लोग यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, और खान को जो कहा हुई बातें हैं उसको ईमान की हद तक लोगों को यकीन है कि खान ने जो कहा ये करेगा। खान चूँकि बीमार होकर इक़्तिदार से बाहर इधर भागता है ना उधर भागता है, वो इसी मुल्क के साथ उसका मरना जी, और उसने आप लोग को आगे दिया भी नहीं है जिसकी आपको बैत करनी है। बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तब्दीली लाने के लिए जो मैं अभी गुजारिश कर रहा था कि अभी हमने कुछ रस्सी का सिरा ही नहीं पकड़ा था, वो कहते ये बेच रहा आज़ाद कश्मीर था। मेरे पास अलादीन का चिराग है भाई, तसल्ली रखोगे तो हम ये समझते हैं कि मेरा अपने ये ख्याल था कि अल्लाह ताला ने मुझे इधर क्यों भेजा। मुझे चिढ़ होती थी, बंदे मौजूद है कि मैं नाराज़ होता था कि आज़ाद कश्मीर की बात करे मुझसे, इस सियासत की। मेरा इस आज़ाद कश्मीर की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दोस्त हैं, एक दिन उन्होंने बात की, मुझे स्पीकर साहब मुझे कहने लगे वज़ीर आज़म बना रहे तो क्या होगा। मैंने कहा खुदा की कसम कलमा पढ़ के कह रहा हूँ एक बाल बराबर साथी पड़ेगा, क्या होगा। मैंने कहा मेरी जो लाइफ है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से बहुत ऊपर है, क्या ले रहे हैं हम गवर्नमेंट से। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि मैं अपनी सारी चीज़ें छोड़ के अपनी जेब से कितने लगा रहा हूँ, अपनी जेब से लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें यह कि अगर इन्होंने आज से पहले मुझे बताया कि गाज़ी मिल्लत की कितने का एहतराम कर लिया था। गाज़ी मिल्लत जैसे लोगों को हराया जाता है, मुजाहिद अव्वल जैसे लोगों के साथ ये सलूक किया जाता है। कर्नल खान साहब के साथ क्या किया,
तो ये इन्होंने मतलब कैश खुर्शीद महरूम का घटना के साथ दिया। तो ये आप कहेंगे जी सरदार तनवीर के साथ खड़े होंगे, तो ये बुनियादी तौर पे जब लोगों को शऊर आएगा ना, तो वो जो जोश मलिया आबादी ने जो कहा था ना, उसने कहा था कि एक ज़रा रूए बगावत को जमा हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा जो हमारे हौसले, लेकिन उसको बातें दूर हो जा चुकी होंगी, इनको एक बात में। बड़ा शुक्रिया जी। और तब्दीली आएगी लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइम ख़त्म हुआ है जी। अपने मेज़बान हारून कियानी को दीजिए इजाज़त। पीएम साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए पुंछ टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मुजाहिद बुक डिपो पानियोला 30 साल से आपकी खिदमत में पेश मुजाहिद बुक डिपो पानियोला और गिरदनवा के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की कुतुब और यूनिफॉर्म दस्तियाब है। फ़ोटो स्टेट की सहूलत के साथ मुजाहिद बुक डिपो, मेन रोड, पानियोला, आज़ाद कश्मीर।